उधर भी कर दो। हम और सर आ रहे हैं ना दोनों इसमें। इसमें वीडियो बनेगा। हाँ, इसमें जैसे हम मान लीजिए जब सवाल पूछ रहे हैं तो वो भी आ जाएगा। हाँ। उसमें क्या है कि जब आप ही रिप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें वो चलता रहेगा। बाद में तुम इसको वो करो। हाँ, फिर वो एडिटिंग में ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे सेक्शन से मिलवाने वाला हूँ जिनसे मिलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में राजनीति का एक बहुत बड़ा रोल है और राजनीति में रहते हुए एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए, ऐसे बड़े बड़े काम किए जिससे उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है। और उन्होंने कई बार ऐसे भी चुनाव लड़े हैं जिसमें उनको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला और कोई भी ऐसा उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं रहा, उसके बावजूद भी सर जीते। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ जीते नहीं बल्कि बहुमत से जीते। और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव है और बहुत ही सपोर्टिव पर्सन है। तो ऐसे ही एक शख्स से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। तो मिलवाते हैं सर आपको मिस्टर शिवपाल सिंह सावरिया जी से। तो सर कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ सर। और जैसे सर यहाँ पे जो चीजें हो रही सर, कैसा लग रहा है सर आज आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा। आप जैसे यूथ कुछ चीज़ें लेकर के आए हैं मेरे पास। अब देखते हैं आगे आप क्या पूछते हैं, मैं कितना आपको जवाब दे पाता हूँ ये तो समय बताएगा। जी जी सर। और सर सबसे पहले तो जैसे कि मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। जैसे कि ये वीडियो जो है सर बेसिकली थोड़ा एजुकेशनल से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग बच्चों तक वो सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस, अनुभव अपने से बड़े लोगों का, बड़े व्यक्तित्व का, जैसे सर आपसे आज हम लोग इंटरव्यू में बात कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अनुभव है और बहुत कुछ ज्ञान है सर आपके पास देने के लिए, तो उससे रिलेटेड ही होगा। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब आपके सर जो फैमिली बैकग्राउंड रहा वो कैसा रहा और आप अपनी एजुकेशन सर कैसी ली सर? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको देना चाहूँगा, आपने इस विषय को लिया। देखिए, मैं जहाँ तक अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं यहीं पे पास में ही हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, संडीला ग्राम है, वहाँ का मैं पैतृक निवासी हूँ। और जन्म के मुझे लगता है 2-3 साल 4 साल में ही मैं यहाँ पे आ गया था। मेरे फादर चूँकि वहाँ से यहाँ बसे और हमारी चारबाग में एक पान की दुकान थी, फादर मेरे उस समय पान की दुकान करते थे और वहीं से सफ़र ये स्टार्ट हुआ, वो मुश्किलों का सफ़र। और आज आपके बीच में जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सब आपके बीच में हैं। एजुकेशन की बात करें तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया 1998 में, 99 में मैं ग्रेजुएट हुआ। और उसके बाद मेरा अपना व्यवसाय रहा जो आज सब लोग हैं यहाँ पे, मेरे फादर भी देखते हैं, और थोड़ा बहुत राजनीतिक में हूँ, बाकी सोशल वर्क करता हूँ। तो मतलब सर आपका जो बैकग्राउंड रहा है एजुकेशन में वो भी साधारण लोगों जैसी रही, ऐसा मतलब कुछ नहीं रहा कि टाटा बिरला से बिलोंग करते थे और वहाँ से कुछ आपको मिला हो कुछ नहीं, तो मतलब बिल्कुल साधारण से ही है। तो सर जैसे आपने जब शिक्षा अपनी ग्रहण की, शिक्षा आपने जब अपनी पूरी खत्म की, तो सर शिक्षा लेने के बाद ऐसी क्या चीजें आपकी लाइफ में रही कि आपको किस चीज से आप मतलब प्रेरित हुई कि आपको राजनीति में ही जाना है? मतलब क्या चीजें सर? देखिए, हम लोग तो बहुत ही बेस लेवल पे आए और मुझे लगता है कि मेरी जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अलावा जो भी एजुकेशन हुई वो सरकारी स्कूल में हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी भी सरकारी है, तो हम लोग कभी प्राइवेट स्कूल में गए नहीं। मैं जब भी कक्षा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन किया तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई पूरी रही। और राजनीति में आने का कोई वैसा मकसद नहीं था, ना कोई बैकग्राउंड था। मेरे फादर सहारा इंडिया में रहे और मैं अपना व्यवसाय करता था। उसी बीच एक कुछ चीज़ें समाज में घटित हुई और चूँकि बीइंग अ क्रिकेटर मैं थोड़ा सा, मेरी दोस्ती ज़्यादा लोगों से रही और जितना यूथ रहा वो सब मेरा फ्रेंड रहा। तो उस समय मुझे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी लगी, सामाजिक परिस्थितियाँ, जैसे मेरे क्षेत्र में जब मैं रहता था तो जिनको हम चुनाव लड़ाते थे वही हमारी बात नहीं सुनते थे या कोई काम नहीं होते थे। तो हम लोगों ने एक विज़न बनाया कि चलो क्यों ना हम दूसरे को बोलते हैं, तो क्यों ना हम लोग ट्राई करें, मतलब हमारे बीच से कोई आए। तो लोगों ने मुझे चुना, मेरे यार मित्र जो थे उस समय उन्होंने मेरा नाम दिया कि भाई आप शिवपाल जी चुनाव लड़िए, क्योंकि आप में कुछ क्वालिटीज़ हैं और हम सब आपका सपोर्ट करेंगे। तो उस समय तो खैर चुनाव का नाम ही लेना बहुत टेढ़ी खीर थी, खासकर हम जैसे लोग के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन ये रहा कि मुझे यार मित्रों का साथ बहुत मिला, परिवार का साथ मिला। हमारे फादर जिनका एक बहुत बड़ा नाम है समाज में और बड़ी कठिन मेहनत करके आज वो इस मुकाम पे हम लोग को लाए।
वाइफ हमारी जब से हमारी शादी हुई तब से उन्होंने एक बैकबोन की तरह हमारा सपोर्ट किया, और उसी के साथ मेरे यार मित्र जो हर तरह से मेरा ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। वो लोग मेरे साथ में रहते हैं, जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती है उनको लगता है कि शिवपाल सवरिया जो भी करेंगे वो सही करेंगे, और उसी में मैं चुनाव लड़ा। फिर धीरे धीरे लोगों का प्यार बढ़ा और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा उस समय। तो बड़ा कठिन होता था 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ना, और लेकिन ये था कि विज़न मेरा पॉजिटिव था। फिर पब्लिक ने सपोर्ट किया, यार मित्रों ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैं रिकॉर्ड ऑटो जीता, करीब 1500 के मार्जिन से मैंने निर्दलीय जीते, वो भी यहाँ की जो लीडिंग पावर थी उसको हराया हमने। अच्छा। फिर काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही हमने हराया था, और उसके बाद पार्टी ने मुझे अप्रोच किया और मैं बीजेपी में आ गया। तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा और सबका साथ सबका विकास और सबका साथ के विकास की वो जो धारा है वो बहती रही, और 2017 में मुझे पुनः टिकट पार्टी ने दिया, भाजपा ने दिया। तो मैं लखनऊ में बहुत बड़े मार्जिन से जीता, लगभग 3000 वोट से जीता, वही मार्जिन डबल हो गया। तो काम करा, उसका यही फल है कि। अच्छा, तो मतलब इस तरीके की चीजें रही, मतलब आपने कोई बचपन से ऐसा नहीं सोचा था कि चलो अच्छा मुझे उसी फील्ड में जाना है, मतलब आपने कुछ परिस्थितियां समाज की देखी और उसके हिसाब से फिर आपको लगा कि ये चीजें बदलनी, तो हिसाब से जैसे आए। और जैसे सर आपने भी बीच में क्रिकेट का नाम लिया था, और पहले भी जैसे आप बता रहे थे कि आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं या क्रिकेट वगैरह में, तो सर क्रिकेट का क्या योगदान रहा आपको यहाँ तक आने में, या कैसी क्या चीजें रही स्पोर्ट्स से रिलेटेड? मैं आपको सच बताऊं अंशुमान जी, तो जो भी आज मुझे कुछ मिला वो स्पोर्ट की वजह से मिला है। क्रिकेट उसमें बहुत बड़ा अहम, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ, तो आज भी मैं महापौर एकादश का कप्तान हूँ, मेरी एकेडमी चलती हैं, क्रिकेट एकेडमी चलती हैं, साथ में और भी स्पोर्ट्स को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ताइक्वांडो बच्चियों के लिए और भी चीज़ें, डांस एकेडमी वगैरह है। क्रिकेट एक ऐसी, या कोई भी स्पोर्ट ऐसी चीज़ है जो आपको एक तो फिट रखता है, दूसरी आपकी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल चेंज कर देता है, तीसरा आपके यार मित्र बहुत बन जाते हैं। समाज में जिधर आप जाएंगे उधर आपके मित्र होंगे। तो उस समय चूंकि क्रिकेट बहुत पॉपुलैरिटी पे रहा, और मैं यूनिवर्सिटी खेला, सहारा से मैं खेलता रहा, 2-3 साल मैं सहारा से खेला। उसके बाद मेरा अपना क्लब रहा, कई जगह मैंने क्रिकेट खेलने दौरे पे भी गया, बाहर गया। तो कुल मिलाकर के जब मैं इलेक्शन का मूड बनाया तो उसमें क्रिकेट का सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरी हर गली में कोई ना कोई मेरा मित्र होता रहा, क्रिकेट चाहे मेरा सीनियर होता रहा मित्र या मेरा स्टूडेंट होता रहा। तो क्योंकि मेरी एकेडमी भी थी, तो इसका मुझे बड़ा फायदा मिला। उससे पेरेंट्स मिले, बच्चे मिले, मेरे सीनियर जो मुझे बहुत प्यार करते थे, उन लोगों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया कि नहीं यार ये अच्छा लड़का है, इसको बढ़ना चाहिए। और यूथ के लिए एक आइकॉन के रूप में लोगों ने रिप्रेजेंट किया, और हम लोग उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्रिकेट का योगदान बहुत रहा है, स्पोर्ट का योगदान हर व्यक्ति के जीवन में। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो एक स्पोर्ट जरूर चुनिए अपने जीवन में। वो आपको फेम भी देगा, नेम भी देगा, और कठिन समय आने पर आपकी जीविका भी चलाने का काम करेगा। बिल्कुल। तो सर क्रिकेट अभी भी आज खेलते हैं, अभी भी मतलब आप खेलते हैं या अभी बंद किया हुआ है? मैं, आप देखिए अगर इधर सब घुमा पाए तो ये सब शील्डें हैं, ये सब अभी की हैं। अच्छा। मेरे पार्षद बनने के बाद, पार्षद बनने के पहले की शील्डें सब बोरों में भरी हुई हैं। अच्छा। तो अभी मैं कप्तान हूँ महापौर एकादश का, नगर निगम से खेलता हूँ और रेगुलर क्रिकेट खेलता हूँ, अकेडमी भी चलाता हूँ। तो क्रिकेट तो जीवन में रग रग में बसा हुआ है। जी जी। और सर जैसे आपने इतने सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें बताई, और मुझे भी ऐसा लगता है सर, जैसे सर कोई भी स्पोर्ट्स होता है उसमें सर एक दो चीजें हमें बहुत सीखने मिलती है। एक तो लीडरशिप क्वालिटी, जैसे आपने बोला कैप्टन है, तो कैप्टन का काम ही होता है लोगों को लीड करना, कैसे लेके जाना। और दूसरा सर यूनिटी, और सर आप जिस क्षेत्र में हैं जिससे हम लोगों को इतना सपोर्ट मिलता है, उनमें सर ये दोनों चीजें ही काम आती हैं। और जैसे सर एक ये भी चीज रहती है, मैंने कहीं ना कहीं सुना है कि हर एक व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का जरूर हाथ होता है। तो सर ऐसा कोई आपकी लाइफ में जिसको आपको लगता हो कि हाँ इन्होंने मैं बहुत सपोर्ट किया, सर ऐसा कोई व्यक्ति सर आपकी लाइफ में? देखिए हमारे जीवन में तो सफलता का मायने जो है वो कठिन परिश्रम ही रहा। रोल मॉडल के रूप में मेरे फादर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जिनका अतुलनीय योगदान रहा हमारे जीवन में, और अब भी है। अब भी वो मेरे को कोई काम बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं,
वो कहते हैं तुम जनसेवा क्षेत्र में हो, जनसेवा करो, जब तक हम एक्टिव रहेंगे तब तक तुम्हारा कार्यभार हम संभालेंगे। दूसरा हमारी धर्मपत्नी जी, जिनका अहम योगदान रहता है क्योंकि उनकी सोशल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उससे मुझे फ़ायदा मिलता है। एलिट ग्रुप जो है वो जुड़ा रहता है। बाकी मेरे यार मित्र जो बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों में भी मेरे साथ रहते हैं और रहे, क्योंकि उस समय ये नहीं होता था कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का मतलब बहुत कठिन समय था कि 4 लोग ही आपके साथ रहते थे, लेकिन वो 4 लोग मेरे 4-6 लोग जो मेरे थे वो बहुत सॉलिड थे और वो हारने जीतने की उनके लिए मायने नहीं था, उनके लिए मेरा साथ मायने था और जो आज भी मेरे साथ में है। तो ये 3-4 लोग जो हैं वो जो भी मुझे सफलता मिली, और मेरे गुरुजनों का, जो गुरुजन ने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया, जो मुझे एटिकेट दिए, जो मुझे उन्होंने दूसरों का मान सम्मान करने का मुझे तरीका सिखाया, वो मेरे काम आया। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जो ये चीज़ें हैं कम होती जा रही हैं, एटिकेट्स कम होते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग चूँकि सरकारी स्कूल में पढ़े, वहाँ के टीचर्स का वो उस तरह का रूपरेखा रहा, तो कुल मिलाकर के उसका इम्पैक्ट जो है वो राजनीतिक जीवन में भी आया, वो युवाओं पे भी पड़ रहा है। आज हमारे चुनाव जीतने के बाद हर तरह का यूथ आता है, उसका एक सपना होता है कि भाई हम भैया की तरह आगे बढ़ें, नाम कमाएं। तो मैं भी उनको भी लेके चलता हूँ साथ में, उनको भी प्रयास करता हूँ कि वो लोग राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति को लोग कुछ लोग एक दायरे में रखते हैं, कटघरे में रखते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उस बैरियर को तोड़ करके यूथ और पढ़ा लिखा यूथ, क्योंकि एजुकेशन हमेशा कामयाबी के पैरेलल चलती है। जी जी। बाबा साहब ने जब हमको संविधान दिया तो बहुत सारी अमीरताएं थी, बहुत सारे लोग ऊपर नीचे थे, तो बाबा साहब ने हमेशा ये कहा कि आप इन बैरियर को तब तोड़ पाएंगे जब आप एजुकेशन को प्राथमिकता देंगे। यानी किसी भी व्यक्ति की सफलता का जो सबसे बड़ा पैमाना है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन जिसके पास होगी वो कोई भी बैरियर, जाति पात का बैरियर, ऊंच नीच का बैरियर और अगले पिछड़े का बैरियर, पैसे वाले धन का बैरियर, सब तो हो सकता है, लेकिन उसको एजुकेशन उसकी मस्ट होनी चाहिए। उसी के बेस पे वो समाज की मुख्य धारा में आएगा, लोगों का नेतृत्व करेगा और सही गलत का फैसला भी लेगा। जी। तो जैसे सर ये जो आपने बताया शिक्षा को लेकर के, हालांकि सर मैं पूछता, लेकिन आपने बिना पूछे ही सर बहुत बढ़िया बताया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सर लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आपने बोला कि आपके यहाँ तक आने में गुरुजनों का बहुत हाथ रहा, तो सर गुरु की क्या एक भूमिका रहती व्यक्ति के जीवन में किसी भी पायदान तक पहुंचने में सर आपके हिसाब से? देखिए, गुरु की महिमा तो आपने सुनी हो, गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। तो भगवान से पहले गुरु आता है, वो ईश्वर, वो माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया। उसके बाद जो कठिन समय में चलना सिखाता है, जो कठिन समय को फेस करना सिखाता है, जो कठिन समय में लड़ना सिखाता है, वो गुरु है। वो हमें बताता है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, और इस रास्ते पे ये चीजें आएंगी, इसको तुम्हें शिक्षा के बैरियर से तोड़ना है। तो वो गुरु की महिमा या गुरु का किसी से कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी हमारे चाहे क्रिकेट के टीचर हों, चाहे कॉलेज टाइम के टीचर हों, चाहे ट्यूशन टाइम के टीचर हों, आज भी वो हमको मिलते हैं, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। चाहे मैं आज भले मैं कार से चलता हूँ, वो स्कूटर से चलते हैं, बहुत लोग साइकिल से भी चलते हैं मेरे गुरुजन में, लेकिन उनको ये लगता है कि शिवपाल सावरिया जो मैंने इसको दिया था वो आज भी ये ग्रहण किए हुए हैं, और इसीलिए शायद मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी गुरुजनों में मेरी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है। बहुत बहुत प्यार करते हैं। और सर गुरु की महिमा मुझे लग रहा है सर कभी खत्म नहीं हो सकती, नहीं खत्म, क्योंकि सर जो गुरु को नहीं समझ पाए या जो गुरु से शिक्षा नहीं ले पाए वो आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। और सर थोड़ा मुझे आपसे ये जानना था, जैसे कि आपने जो यहाँ तक की जो जर्नी तय की तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो सर आपने उनका सामना किस तरीके से किया? क्योंकि सर आज के टाइम पे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वैसे तो टेक्नोलॉजी ने उनको बहुत कुछ आगे, वैसे ही हम मतलब जैसे आप लोग के टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज के टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी है, जो चीजें हम लोग पहले 3 साल में कर पाते थे आज लोग 1.5 साल 2 साल में कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है सर, जैसे कोई बच्चा है, कोई काम स्टार्ट करता है मेजोरिटी में 16, 17, 18 साल में, तो शुरुआत में तो बड़ा जोश रहता है, लेकिन जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो निगेटिव होने लगते हैं।
तो जैसे आपकी लाइफ में अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई तो सर आपने उसको किस तरीके से लिया या उससे कैसे सर निकलने का देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। युवा चाहे आज का हो चाहे कल का हो, मुश्किलें हमेशा आई जी। और हम भी उस समय 2012 का जब इलेक्शन लड़े तो उस समय मुझे लगता है मैं 26, 27, 28 साल का रहा हूँगा और हमारा लोग मजाक उड़ाते थे क्योंकि राजनीति में बहुत कम लोग, अच्छा बैकग्राउंड तो था नहीं। जैसे बैकग्राउंड किसी का होता है कि भाई किसी के पिताजी एमएलए हैं या किसी के पिताजी सांसद हैं तो उनका लड़का प्रोजेक्ट हो जाता है आराम से पॉलिटिक्स में, उसको एक प्रोजेक्ट हो जाता है, एंट्री मिल जाती है। हम लोग क्या था कि कोई पार्टी से जुड़े नहीं थे तो अब कहीं जाते थे तो मोस्टली लोग कोई विचारधारा का तो होता ही था, पार्टी विचारधारा का, तो वो हमारा मजाक उड़ाता था, यार तुम पिताजी के पैसे बर्बाद करो, चुनाव मत लड़ो, आराम से अपना व्यवसाय करो। या तो ये चीजें बहुत डेली फेस करते थे, कभी कभी डोमिनेट भी होते थे, कभी कभी लगता था यार क्या गलत निर्णय ले लिया। लेकिन फिर जो समाज की व्यवस्थाएं हैं वो एनर्जी देती थी और यार मित्र एनर्जी देते थे। जब शाम को बैठते थे तो मित्र कहते हैं ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं भैया, आप चिंता ना करो, हम लोग और मेहनत करेंगे, लड़ेंगे। तो हुआ क्या, वही चीजें सिनारियो उसी व्यक्ति के साथ सिनारियो 15 दिन बाद चेंज हो गया। यानी आपकी डेडिकेशन अगर कंटिन्यू है और निगेटिव कोई आपके बारे में बोल रहा है लेकिन आपकी डेडिकेशन कंटिन्यू है तो वो जो निगेटिव व्यक्ति है वो पॉजिटिव हो जाएगा थोड़े दिन बाद और वो व्यक्ति वही करने लगा, यार नहीं तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो और तुम टक्कर में हो। तो ये उसको हम वहां से लेकर के वहां लेके आए। उसके बाद थोड़ी और मेहनत चलती रही तो वही व्यक्ति या उसी तरह के व्यक्ति आ गए जीत हार पे कि यार ये लड़का जीत सकता है। तो यानी व्यक्ति तो वही था लेकिन आपने उसको परिवर्तित किया, आपकी सोच ने परिवर्तित किया, आपकी डेडिकेशन ने परिवर्तित किया। तो यानी यूथ अगर चाहे तो हर विषय को परिवर्तित कर सकता है, चाहे एजुकेशन लाइन हो, IAS BCS आप देखिए नए नए लड़के आ रहे हैं, नए नए युवा आ रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं समाज में और समाज से बहुत सारे मिथक तोड़ रहे हैं, जो रूढ़िवादी मिथक थे उनको तोड़ रहे हैं। वैसे राजनीति में है, राजनीति में भी बहुत सारे यंग लोग ऐसे हैं, तेजस्वी सूर्या जी को लिए सबसे कम उम्र के सांसद हैं, ठीक है। ऐसे हमारी पार्टी में बहुत सारे यूथ हैं जिनको पार्टी बढ़ा रही है क्योंकि उनका विजन अच्छा है, उनकी लोकप्रियता है। पार्टी ये कहती कि भाई अगर आप समाज में लोकप्रिय हैं तभी आप पार्टी को फायदा कर सकते हैं, तभी आपके विजन को लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हम लोग का विजन यही है कि यूथ आए, एजुकेटेड यूथ आए ताकि राजनीति का सिनारियो चेंज हो। लोग जो राजनीति के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं वो परिवर्तित हो और एक स्वच्छ राजनीति जिसमें समाज का भला हो। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो कि हमारी पार्टी के कहीं ना कहीं सूत्रधार रहे जनसंघ के समय से, उनका ये कहना था कि राजनीतिक व्यक्ति तब सफलतम स्थान पे पहुंचेगा अपने जीवन काल में, या कोई भी राजनीतिक दल और या राजनीतिक व्यक्ति जब वो समाज में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करेगा। यानी राजनीति का काम है जो दबे कुचले जरूरतमंद लोग हैं उनको हम समाज की मुख्य धारा में कैसे लाएं, चाहे योजनाओं के माध्यम से लाएं, चाहे शिक्षा के माध्यम लाएं, चाहे चिकित्सा के माध्यम से लाएं और चाहे उनके साथ हो रही दुर्व्यवहार को कम करके उनको मजबूत करके लाएं। यानी हमारा मुख्य उद्देश्य जो है या किसी भी एजुकेशनिस्ट व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो लोग दबे कुचले लोग हैं उनको हम पुश कैसे करें ताकि वो लोग अच्छा जीवन व्यतीत करें, उन लोग को लगे कि हम भी समाज का अभिन्न अंग हैं। हाँ। तो जैसे सर आपने इतनी सारी बातें बताई और इसमें कुछ चीजें थी जो नोटिस करने लायक थी, मतलब कुछ क्या सारी चीजें थी, लेकिन एक चीज जो जैसे अभी आपने बताया था कि आपने लोगों की सोच परिवर्तित कर दी, इतना डेडिकेशन था। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है और समाज वाले तो बोलेंगे कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वो अपने उस काम से प्रेम करो लगा रहे तो शायद वो समाज की सोच को भी बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन है मैंने कहीं पढ़ी, गाने का शायद या कोई शायरी थी कि वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, मैं जब रोकर मुस्कुराया देर तक। तो यानी आप रोकर जब मुस्कुराएंगे ना तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपको रोल मॉडल बनाएंगे, और लोग आपको मानेंगे और यूथ ही ये काम कर सकता है। क्योंकि आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चंद्रशेखर हो चाहे भगत सिंह जी हो या ऐसे बहुत सारे युवा जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत बड़ा नाम किया, जो आज हम उनका नाम लेते हैं, उनके नाम पे जयंतियाँ होती हैं, उनके नाम को हम लोग
अपने बेटों के नाम अपने उनको बताते हैं कहानियां कि ये ऐसे बनो वैसे बनो, तो वो थे तो युवा ही। भगत सिंह जी जो जब पैदा हुए खटकल कला में तो उनको कोई नहीं जाना, ठीक है, लेकिन जब 23 साल की उम्र में जब फांसी पे चढ़े तो हर माँ ने ये ख्वाब देखा कि उसके पेट से भगत सिंह पैदा हो। तो ये उस युवा की तो सोच थी, तो युवा ही सोच बदल सकता है। ये सब चीजें दूर की बातें हैं कि यूथ कुछ नहीं, यूथ कर नहीं सकता, यूथ ही कर सकता है। और ये परिवर्तन राजनीति में भी आ रहा है, एजुकेशन में भी आ रहा है। जी जी। और सर ये थोड़ा सा मुझे जानना था कि जैसे कि राजनीति में रहते हुए सर आप शिक्षा को किस तरीके से देखते हैं, उसको किस तरह प्रमोट करते हैं सर? देखिए, आज मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। आज समाज की मुख्य समस्या है, मैं आपको पहले ही बता सका हूँ कि जिस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और न्यायपालिका ये स्ट्रांग रहेंगी, वो देश कभी भी डोमिनेट नहीं हो सकता, वो देश कभी बैकफुट पे नहीं हो सकता। हमारे वहाँ चूंकि पुरानी सरकारों ने या पुराने समय ने शिक्षा नीतियां ऐसी रहीं। आज राइट टू एजुकेशन की बात करी जाए, हमारी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया। आज बहुत सारे एनजीओज हैं हमारे क्षेत्र के, हम तो इस क्षेत्र में काम करते रहते हैं। लगातार मैं कोशिश करता हूं कि उन लोग को हम शिक्षित करें जो अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति हैं, क्योंकि वो समाज को क्या देंगे, जब वो शिक्षित होंगे तभी तो कुछ समाज को दे पाएंगे। तो ऐसे हमारे वहाँ भी एक एनजीओ इनायत ब्लेसिंग है, बच्चियों का, लड़कों लड़कियों का एनजीओ है, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ कि वो लोग मलिन बस्ती में जा करके पढ़ाते हैं। तो ऐसे युवा जब आएंगे समाज का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा कि पाकिस्तान जैसी टीम जिसके पास एक समय पे सबसे तेज बॉलर रहे, सबसे तेज बैट्समैन रहे, सबसे डायनेमिक प्लेयर रहे, लेकिन ग्लोबली वो उसके प्लेयर कभी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, उनको कभी भी बड़े टूर्नामेंट में नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि उनकी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे या और चीजें उनके अंदर नहीं थी, जिसकी वजह से वो कभी भी बड़े पटल पे अच्छा नाम नहीं कमा पाए अपॉर्चुनिटी। तो शिक्षा और दूसरी व्यवस्थाएं साथ साथ चलती है, जिसमें शिक्षा नंबर 1 है। तो अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसके साथ में जो उसका और भी चीजें हैं क्राइटेरिया, वो प्लस करेगा। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं के लिए और सभी के लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए सर व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं है तो शायद वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया। और एक चीज सर थोड़ा और पूछना चाहेंगे, जैसे कि इंटरव्यूज हम लोग लेते रहते हैं तो काफी सारे पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इधर क्या रहता है ना सर, जब हम लोग जब मिलना शुरू करते, निकलना शुरू करते, तो काफी सारा नाम आपका सुनने को मिलता है और बहुत प्यार जो आपको मिल रहा है वो भी देखने को मिलता है। और इधर थोड़ा सा चर्चा में जैसे काफी टाइम से आप रहे कि एमएलए से रिलेटेड कुछ बातचीत हो रही थी, तो इस पे सर क्या आप बताना चाहेंगे? अब देखिए, राजनीति में जैसे अभी हमारा एक दायरा है, मैं पार्षद रहा, 2 टर्म पार्षद रहा, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन कुछ बैरियर हमारे भी हैं। तो आने वाले लोगों का प्यार है, लोगों की ये सोच है कि भाई आप आगे बढ़ें तो और दायरे को और मेंटेन करें, बड़ा दायरा हो। लेकिन चूंकि हम लोग एक संगठन परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस विषय को बहुत ज़्यादा ना कहते हुए, अगर संगठन परिवार, हमारा भाजपा संगठन परिवार का कोई विजन होगा, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें रहती हैं, जो लोकप्रिय है उसको चांस मिलता है, जो आदमी काम करता है पार्टी उसको एक उचित स्थान देती है। तो अगर पार्टी का ये विषय होगा या पार्टी संगठन ये सोचेगा कि हमें एमएलए का टिकट वो हमको दें, तो मैं पूरी पुरजोर कोशिश करूँगा कि पब्लिक मेरे साथ में है, लोगों का प्यार मेरे साथ में, युवाओं का साथ मेरे साथ में है, और इस दायरे को बढ़ा करके और बड़े दायरे में हम लोगों की मदद कर पाएंगे। इस नज़रिए से ये भी अच्छी चीज़ है कि अगर लोग पसंद करेंगे तो हम उसको और आगे बढ़ाएंगे। और सर लोग तो आपको पसंद करते ही हैं, हम भी बहुत पसंद करते हैं। और इसमें सर एक्चुअल में सर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे नेताओं को हमारे देश की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अभी भी बहुत सारे नेताओं को देख करके लोगों का नजरिया उतना अच्छा नहीं रहता, वो अपने घर परिवार में किसी को नहीं भेजना चाहते राजनीति में। लेकिन सर जैसे आप जैसे लोग रहते हैं, जब इस छोटे मतलब जिस भी लेवल पे आप हैं, हालांकि छोटा तो उसको नहीं बोल सकते हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़ा लेवल है, तो इस पे जब आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आप और बड़े लेवल पे जाएंगे, शायद और बड़े स्तर पे आप मदद कर सकें।
और जैसे कुछ चीजें सर मैं जानना चाहूंगा, जैसे राजनीति में होने के अलावा कौन कौन सी चीजों में एक्टिव है? जैसे भी आपने बोला कि आपका डांस एकेडमी या ताइक्वांडो से रिलेटेड, तो और क्या क्या चीजों में सर आप एक्टिव? देखिए, सामाजिक चीज़ों में जो सामाजिक लोगों को जोड़ता है, मैं उन सब चीज़ों के साथ में हूँ। चाहे वो हमारी क्रिकेट एकेडमी हो, चाहे बच्चियों के लिए हमारी ताइक्वांडो एकेडमी हो जो मिनी स्टेडियम में आलमनगर में है। ऐसे हमारे कोच राहुल सक्सेना हैं जो छोटे भाई हैं, जो हमारी क्रिकेट एकेडमी संभालते हैं। हंसखेड़ा में भी एकेडमी है, एक यहाँ मिनी स्टेडियम में एकेडमी है। हमारा प्लांट का भी वर्क है जो वाइफ चलाती है, डांस एकेडमी है वाइफ की। तो वो सारी चीज़ें जो एक सामाजिक व्यक्ति को, जिसके अंदर जितनी कैपेबिलिटी हो, जितना वो जोड़ सकता है, लोगों को जोड़ने का काम कर सकता है, उन सब चीज़ों का एक समन्वय हम लोग लेके चलना चाहते हैं। और युवाओं को एक मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो या कोई भी बैकग्राउंड ना हो, लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ चलते हैं, मेहनत के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ एक विज़न को लेके चलते हैं, तो यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। चाहे वो सफलता राजनीतिक हो, चाहे शैक्षिक हो, चाहे और किसी तरह का जो आपने गोल बनाया हो, लेकिन उसके लिए शिक्षा सबसे पहले है, क्योंकि शिक्षा के बिना सब अधूरा है। ये बात मैं पुरजोर उसके साथ कह रहा हूँ कि मतलब मैंने क्रिकेटर देखा, अच्छे क्रिकेटर है लेकिन वो शिक्षित नहीं रहे, तो उनको अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिली, क्योंकि वहाँ का क्राइटेरिया दूसरा था। क्रिकेटर वो रहे अच्छे, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिली। और जो लोग अच्छी एजुकेशन रही, वो आज कमेंटेटर भी हैं अच्छे, वो आज बाहर पैनल में भी हैं, विदेश में भी जाते हैं, तो उन्होंने बड़ा नाम कमाया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा सबसे सर्वोपरि है, स्पोर्ट्स साथ में चलता है और बाकी एक्टिविटीज सब साथ में चलती है। और लास्ट में सर एक व्यूअर के लिए, मतलब नॉर्मली हम लोग सबसे सवाल पूछते हैं और आपसे पूछेंगे, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस सर अलग अलग रहते हैं। और सवाल सर ये है कि जो ये यूथ है हमारा, इसको सर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? देखिए, आप यूथ को तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और राजनीतिक जीवन में तो मैं बता सकता हूँ आपको कि राजनीतिक जीवन में मैं हूँ कि यहाँ परिक्षेत्र में या लखनऊ में आप किसी युवा से अगर पूछेंगे तो वो मेरा नाम बताएगा आपको, क्योंकि उसके पीछे क्या है कि सही विजन है काम करने का, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं हो सकता है। राजनीतिक में शॉर्टकट रास्ता उन्हीं के लिए हो सकता है जिनका बैकग्राउंड हो, राजनीतिक बैकग्राउंड, ठीक है, लेकिन उनको भी आज के समय में मेहनत करनी पड़ेगी, वरना उसके बिना पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करती। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर युवा को अपने लाइफ का एक गोल बनाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे केवल वही नहीं है, उसकी जिंदगी नहीं है, उसके माँ बाप की जिंदगी है, उसके अड़ोसी पड़ोसी जो उसको प्यार करते हैं, उसके यार मित्र, उसका क्षेत्र, अपना मोहल्ला, और उसके बाद उसका शहर, और फिर उसका प्रदेश, और सबसे महत्वपूर्ण उसका देश। तो ये सारी चीजों का भार वो लेके चलता है। और अगर एक युवा कहीं बैकफुट पे आता है तो देश बैकफुट पे आता है, उसका क्षेत्र बैकफुट पे आता है। तो इसलिए युवाओं को समय ना नष्ट करते हुए, क्योंकि हर चीज का एक पीक टाइम होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे और कोई काम करने का वो हो, बिजनेस हो। जब पीक टाइम में आप मेहनत करेंगे तो जो और टाइम है वो टाइम आपका अच्छा गुजरेगा। मैं एक छोटी सी लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कहते थे, वो जब भी मैं भी एक प्रोग्राम में था तो मैंने ये बात सुनी थी, तो उन्होंने एक बात कही थी, और वो खासकर युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है। अगर कोई भी युवा उस लाइन को खाली फॉलो कर ले तो यकीन मानिए वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होगा। वो लाइन ये बोलते थे कि जो सेना शांति काल में जितना ज्यादा पसीना बहाती है, युद्ध काल में उसको उतना ही कम खून बहाना पड़ता है। क्या बात है। तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में कि आप अपने शांति काल यानी अपने टाइम पे जितनी मेहनत कर लेंगे, जब आपका वो समय आएगा तो आपको बहुत स्मूथ लाइफ जीने को मिलेगी। वरना जीने के लिए तो वही है, कहते हैं ना, जीने का अंदाज अगर आए तो कितनी हंसी जिंदगी, और अगर मरने के लिए जीना है तो कुछ भी नहीं जिंदगी। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, ये यूथ पे डिपेंड करता है कि वो रास्ता कौन सा चुने। एक रास्ता आपको बहुत अच्छी जगह ले जाएगा, एक रास्ता आपको थोड़ी देर अच्छा लगेगा लेकिन बाद में वो डाउनफॉल में ले जाएगा। तो युवाओं को तो यही दूंगा कि वो राजनीति में भी आए, वो शिक्षा में भी आए, वो IAS PCS भी बने, वो डॉक्टर भी बने। हर व्यक्ति का अपना अपना विजन होता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, और विषय भी अपना ही होता है, लेकिन उस विषय की कामयाबी ही उसकी पराकाष्ठा होती है
कि वो उस विषय पे, अपने विषय पे वो कामयाब हो जाए। तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं, आपके माध्यम से युवाओं को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने जीवन काल में बढ़ें। राजनीति